हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 फरवरी 2021 और आज हम 1 और 2 फरवरी दोनों ही दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021। निर्मला सीतारमन जी ने केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 2021 के लिए यूनियन बजट पेश किया है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि यूनियन बजट पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया गया है। तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उसी ऐप के थ्रू जो भी बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको। तो देखिए, जो बजट का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एक वीडियो में इसे कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम यूनियन बजट से जो भी फैक्ट हैं उसके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें कि इस साल के बजट में कौन कौन सी स्कीम लाई गई हैं, किस सेक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वो चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो टर्म है बजट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का उपयोग नहीं किया गया है। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बताया गया है। तो ये जो बजट है ये एक फ्रेंच वर्ड है बगेट, इससे डिराइव किया गया है। बगेट का मतलब होता है स्मॉल बैग। तो जो बजट है पहले ब्रीफकेस में लाया जाता था, पेश किया जाता था, लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमन जी ने उस बैग को रिप्लेस किया एक इन्वेलप से। उस इन्वेलप को कहा गया था बही खाता। और अभी हाल ही में 2021 का जो बजट पेश किया गया है यहाँ पे इस बही खाता को भी रिप्लेस कर दिया गया है एक मेड इन इंडिया टैबलेट से। तो इस साल का जो बजट था ये टैबलेट के द्वारा पेश किया गया और ये टैबलेट एक लाल कलर के बैग के अंदर था जिसके ऊपर गोल्डन कलर से भारत का नेशनल एम्बलम बना हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि किस फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा यूनियन बजट पेश किए हैं पार्लियामेंट में। तो नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई ने 10 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में और ये सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं भारत के। इसके अलावा भारत का सबसे पहला जो बजट है इसे प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। और बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट था ये प्रेजेंट किया गया था 1947 में आर के सनमुखम चेट्टी के द्वारा। उसके अलावा सन 2000 तक जो बजट था इसे शाम को 5 बजे पेश किया जाता था फरवरी के आखिरी वर्किंग डे में, लेकिन 2001 से जो टाइमिंग था इसको चेंज करके सुबह 11 बजे कर दिया गया था। तो यशवंत सिन्हा जी ने 2001 में बजट की टाइमिंग चेंज की थी सुबह 11 बजे के लिए और पहले जो बजट था ये फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में पेश किया जाता था, लेकिन अब जो बजट है ये फरवरी के पहले वर्किंग डे में पेश किया जाता है। तो 1955 के पहले तक जो यूनियन बजट था ये इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1955 के बाद ये जो बजट है इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रिंट किया जाने लगा। और इंदिरा गांधी पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी भारत की जिन्होंने बजट पेश किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये इन्होंने पेश किया था 1970 में। उसके अलावा 2014 में अरुण जेटली जी ने सबसे लंबा बजट के ऊपर स्पीच दिया था 2.5 घंटे का। और 2017 के पहले तक जो रेलवे का बजट था और यूनियन बजट था ये अलग अलग प्रेजेंट किए जाते थे सेपरेटली, लेकिन 2017 के बाद से रेलवे और यूनियन बजट एक ही में आने लगे, मतलब दोनों को एक साथ ही पेश किया जाता है अब। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द 51 एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की 51वें संस्करण को संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी और इस साल इसका ये 51st एडिशन था और इसका नाम दिया गया था द डेवोस एजेंडा 2021। याद रखिएगा। तो ये जो मीटिंग है ये पूरी तरह से वर्चुअली फॉर्मेट में हुई थी 25 से लेकर 29 जनवरी तक और इसके लिए थीम रखी गई थी अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। थीम भी याद रखिएगा। तो इस मीटिंग में लगभग 1500 से भी ज़्यादा बिजनेस, गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, लगभग 70 देशों के ऐसे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है ये हर साल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में।
और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है ताकि यहाँ पे पूरे विश्व भर के जो रीजनल और इंडस्ट्रियल एजेंडाज हैं उसको डिस्कस किया जा सके। यानी पूरे विश्व भर के जो लीडर हैं यहाँ पे एकत्रित होते हैं और हर साल के शुरुआत में जो भी विश्व भर में रीजनल और इंडस्ट्रियल और ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, एजेंडाज चल रहे हैं, उन पर डिस्कशन किया जाता है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। मोटो है इसका कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। तो ये जो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे है यानी कि वर्ल्ड NTD डे, ओके, शॉर्ट में NTD कहा जाता है। तो हर साल ये दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में 30 जनवरी को। और ये दिन मनाया जाता है ताकि जो NTD होती हैं यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको विश्व भर से एलिमिनेट किया जा सके। तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो दिन है इसे मनाया जाता है। तो 2021 में यानी इस साल इसे दूसरी बार मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में, सबसे पहले 2020 में मनाया गया था और अब 2021 में मनाया जा रहा है। और 30 जनवरी ही क्यों चुना गया है डेट? क्योंकि 30 जनवरी 2012 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ था NTD के ऊपर, और ये डिक्लेरेशन किया गया था ताकि पूरे विश्व भर से जो लीडर हैं अलग अलग सेक्टर्स के, कंट्रीज़ के, और जो डिसीज़ कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिसीज़ के लिए काम करती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ के लीडर्स को एकत्रित किया गया और उनसे डिस्कशन किया गया कि किस तरह से NTD को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। इसके अलावा NTD को एलिमिनेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी लंदन डिक्लेरेशन में, और ये हुआ था 30 जनवरी 2012 को। इसी कारण से 30 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इस सेलिब्रेशन के रूप में लगभग विश्व भर से 25 कंट्रीज़ के 50 लैंडमार्क्स को लाइट अप किया जाएगा ताकि लगभग जो 1.7 बिलियन पीपल्स हैं पूरे विश्व भर में जो NTD से सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूकता फैलाई जाए। और भारत में इस मूवमेंट के सपोर्ट में जो भारत का कुतुब मीनार है उसको लाइट अप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 जनवरी एंड इन इंडिया इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी। विश्व कुष्ठ दिवस 2021 31 जनवरी को मनाया गया और भारत में यही दिन 30 जनवरी को मनाया गया। तो ये जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी का मतलब होता है जो आपने सुना होगा कुष्ठ रोग, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि क्या होता है कुष्ठ, ओके, और ये भी बताने के लिए कि ये जो डिसीज़ है ये इसको क्योर किया जा सकता है, किस तरह से क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से इसको सुधार किया जा सकता है, यही चीज़ें बताई जाती हैं इस दिन। तो इसके लिए थीम याद रखिएगा, इस साल थीम रखी गई है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। थीम जरूर याद रखिएगा। तो एक्चुअली में ये जो दिन है पूरे विश्व भर में जो जनवरी का आखिरी संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल जो संडे था आखिरी ये 31 जनवरी को पड़ा, इसलिए पूरे विश्व भर में 31 जनवरी को ये दिन मनाया गया है। और भारत में ये दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को। और इस दिन की स्थापना की गई थी 1954 में। फ्रांस के एक राइटर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जिनका नाम है राओल फोलेरियो के, तो राओल फोलेरियो के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी 1954 में। नेक्स्ट अपडेट है 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। ये जो प्रबुद्ध भारत है ये क्या है? ये एक मैगजीन का नाम है। इसकी फाउंडेशन की गई थी 1896 में और अभी इस साल इसकी 125वीं एनिवर्सरी पड़ी है। तो उसी के लिए जो सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कराया गया था ये कराया गया था 31 जनवरी को। किसके द्वारा? अद्वैत आश्रम मायावती के द्वारा। और इसी के सेलिब्रेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। याद रखिएगा 125th एनिवर्सरी थी। और ये जो मैगजीन है प्रबुद्ध भारत, इसको 1896 में फाउंड किया गया था P. अय्यासामी, B.R. राजम अय्यर, G.G. नरसिम्हाचर एंड V.B. कामेश्वरा अय्यर जी के द्वारा। और किसकी गाइडेंस में? स्वामी विवेकानंद जी की गाइडेंस में। नेक्स्ट अपडेट है नेपाल हैज़ ग्रांटेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट टू सतलज जल विद्युत निगम ऑफ इंडिया। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है। तो अभी हाल ही में नेपाल के कैबिनेट ने जिसकी अध्यक्षता वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जी ने की,
उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ पे एक अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी होगी 679 मेगावाट और बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसकी क्षमता को बढ़ा के 1000 मेगावाट तक किया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट से जो एनर्जी जनरेट होगी उसका 21.9% नेपाल के पब्लिक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसे बनाया कहाँ जाएगा, ये इस्टेब्लिश होगा भोजपुर और शंखुवासभा डिस्ट्रिक्ट में। बात करें नेपाल की तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट अपडेट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बिकम्स हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन थिंक टैंक इन द ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय थिंक टैंक बना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि थिंक टैंक क्या होता है। थिंक टैंक एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट होती है जो कि अलग अलग सेक्टर जैसे कि सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और कल्चर, इन सारे फील्ड में जो है तो ये सर्वे करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद अपनी एडवाइसेस देती है गवर्नमेंट को। तो ये होते हैं थिंक टैंक। तो अभी हाल ही में ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स जारी किया गया है और उसमें भारत की एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसकी रैंक है 20th यानी 20वें नंबर पे रहा ये ग्लोबली और भारत की तरफ से पहले नंबर पे रहा है, इसलिए नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है तमिलनाडु कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021। तमिलनाडु कैबिनेट ने तमिलनाडु औद्योगिक नीति 2021 को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के स्टेट कैबिनेट ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 को अपनी मंजूरी दी है और इसी के अंडर में 34 बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो थे इनको क्लियरेंस मिल गया है। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 52,257 करोड़ रुपए और इस नई पॉलिसी से तमिलनाडु में लगभग 93,935 जॉब्स जो हैं ये क्रिएट होने वाली हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट हैं तो कौन कौन से सेक्टर में किए जाएंगे, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो पॉलिसी है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं जैसे कि जो एवरेज ग्रोथ रेट है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तमिलनाडु में उसमें बूस्ट लाना, उसके अलावा तमिलनाडु में सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अचीव करना, उसके अलावा जो तमिलनाडु का स्टेट है वहाँ पे रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, उसके अलावा जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि एरोस्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो ग्रोथ है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना। बात करें तमिलनाडु की तो कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट अपडेट है 14 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर एमएसपी स्कीम। 14 लघु वनोपज वस्तुओं को एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत की सरकार ने डिसाइड किया है कि 14 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम हैं उनको एमएसपी स्कीम के अंडर में लाया जाएगा ताकि जो ट्राइबल गैदरर्स हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं जंगलों में जाके उनको उनकी सही कीमत मिल सके। तो 14 आइटम्स को जोड़ा गया है। 14 में से कुछ हैं जैसे कि तसर ककून, बम्बू शूट, एलिफेंट एप्पल ड्राई, वाइल्ड ड्राई मशरूम और मलखनगानी सीड। तो ये कुछ आइटम है जिन्हें जोड़ा गया है एमएसपी स्कीम के अंदर में। तो ये एमएसपी क्या है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसे गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है और जब भी गवर्नमेंट किसी फार्मर से कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदती है तो एक एमएसपी तय कर देती है यानी कि कम से कम इतना दाम तो मिलेगा इस प्रोडक्ट का। तो जो फार्मर्स हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स का फेयर प्राइस मिल सके, इसी कारण से उसके लिए एमएसपी सेट किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है प्रकाश जावड़ेकर हैज़ लॉन्च 2021 एज इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट। प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्ष 2021 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट के रूप में लॉन्च किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के और इन्होंने अभी हाल ही में जो फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के मिनिस्टर हैं बारबरा पोम्पिली के साथ मिलके जो 2021 का वर्ष है इसको इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट के रूप में लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत है और फ्रांस है इनके बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाना, पार्टनरशिप जो है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी और इफ़ेक्टिव एक्शन लेना। तो इस पार्टनरशिप के अंडर में जो 2021 का साल होगा
पूरे ही साल भर में भारत और फ्रांस के बीच में इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे जो एरियाज़ हैं इनमें मिल के दोनों ही देश कोऑपरेट करके काम करेंगे। इसके साथ ही इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी एक्शन है उनको उठाया जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप है ये 5 थीम पे बेस्ड होगी: इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये 5 थीम रखी गई हैं। बात करें फ्रांस की तो यहाँ की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट हैं इमैनुएल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड $500 मिलियन फॉर स्टार्स प्रोजेक्ट इन इंडिया। विश्व बैंक भारत में स्टार्स परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। तो ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर स्टेट। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की लागत है 5,718 करोड़ रुपए, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें से जो वर्ल्ड बैंक है वो एग्री हो गया है कि 500 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा भारत में स्टार्स प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जो बाकी का हिस्सा बचेगा ये 6 स्टेट जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ये इनके द्वारा दिया जाएगा 5 सालों के अंदर। तो जो 6 स्टेट हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली में? ये जो 6 स्टेट इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे लगभग 50 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट जो कि 1.5 मिलियन स्कूल से आते हैं और उनके साथ ही 10 मिलियन जो टीचर हैं उनको फ़ायदा होगा और जो वहाँ पे एजुकेशन का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत और यहाँ का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और मेंबर्स की बात करें तो 189 कंट्रीज मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है बीएसई हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। बीएसई ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में बीएसई यानी जिसका पुराना नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और ये है क्या इनोवेशन सैंडबॉक्स? तो ये एक तरह का टेस्टिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे अलग अलग जो टेक फर्म्स हैं या कोई इंडिविजुअल है तो वहाँ पे जो भी उनका एप्लीकेशन है उनकी ऑफलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं इस वेब पोर्टल में। और ये जो सैंडबॉक्स है इसे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार ही सेटअप किया गया है। इसका मेन एम है कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है भारत में वहाँ पे जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करना। तो जो बीएसई है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट स्टॉक चेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है राम मोहन राव अमारा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स। राम मोहन राव अमारा जी को एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राम मोहन राव अमारा जी। और अभी हाल ही में जो एसबीआई का ही एक सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड्स, वहाँ के ये नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे अश्वनी कुमार तिवारी जी को। और अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो अश्वनी कुमार तिवारी जी हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1 ऑफ द 4 एमडी नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी 4 में से 1 एमडी ये हैं। तो जो एसबीआई कार्ड्स है इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इसे लॉन्च किया गया था 1998 में और एमडी और सीईओ बन गए हैं रामा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट अपडेट है आर एस शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत। आर एस शर्मा जी को आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आर एस शर्मा जी और अभी हाल ही में आयुष्मान भारत के ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे इंदु भूषण जी को। और आयुष्मान भारत के पहले जो आर एस शर्मा जी थे ये ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं। और ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है यानी कि इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस स्कीम के अंडर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भारत के गरीब व्यक्ति हैं लगभग 40% पॉपुलेशन, उनको फ्री में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करी जाती है इस स्कीम के अंडर में।
और ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, जय शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट बोर्ड। जय शाह जी को एशियाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जय शाह जी, और अभी ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और इनको अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, और ये यंगेस्ट पर्सन बने हैं जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे नाजमुल हुसैन को। नाजमुल हुसैन जो हैं ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। तो जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये एक एशिया का रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि एशिया के अंदर में जो क्रिकेट होता है उसे रेगुलेट करता है। जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराने का काम यही करता है। प्रेजेंट में यहाँ पे 24 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में। चेयरमैन है यहाँ के अमिताभ चौधरी, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। नेक्स्ट अपडेट है, मोहम्मद हामिद अंसारी हैज़ ऑथर्ड द बुक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। हामिद अंसारी जी ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ किताब लिखी है। तो ये है वो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जो कि भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये 2007 से 2017 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये यूएई, अफ़गानिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस हैं वहाँ पे भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 हैज़ बीन डीकमीशन्ड। भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट, इसका नाम है INFAC T81 को अभी हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है। डीकमीशन करना मतलब कि सेवा से हटा देना, इसे सेवा से हटा दिया गया है। तो ये जो वेसल है ये सुपर दोवरा MK2 क्लास का है, और इसको अभी हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन किया गया है। और ये जो वेसल है ये 25 मीटर लंबा था, इसका डिस्प्लेसमेंट था 60 टन का, और ये 20 सालों से भी ज़्यादा भारत की जो नौसेना है वहाँ पे अपनी सेवा दे चुका है। इसको भारत की नेवी में कमीशन किया गया था 5 जून 1999 में, जो कि उस समय में गोवा के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रूटजन पास्ड अवे रिसेंटली। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रूटजन का हाल ही में निधन हो गया। तो ये हैं पॉल क्रूटजन, और हाल ही में इनका निधन हो गया है, और इनका नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इन्हें 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें जॉइंटली रूप से अवार्ड दिया गया था। इनके साथ ही मारियो जे मोलिना और F शेरवुड रोलैंड के नाम याद रखिएगा, मारियो जे मोलिना, F शेरवुड रोलैंड, और जिनका भी निधन हुआ है पॉल क्रूटजन को केमिस्ट्री में 1995 में जॉइंट रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये प्राइज़ दिया गया था इनके काम के लिए एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसमें लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे डाउट है या आपका कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।